अरे अबे भाई धीरे, हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे हैं। हमें गाड़ी को शोरूम ले जाना है, शान नहीं। शोरूम गया बाजरे के खेत में। अब तो ये गाड़ी सीधा शेखावत निवास पे ही जाके रुकेगी और आज से अभय सिंह शेखावत इसी गाड़ी में बैठ के पूरी दुनिया को जलाएगी। के बात रास्ता क्या रुका? बेचने की औकात नहीं थी तो क्यों बेचे खेत हमें? निकाल 20 लाख अभी के अभी एडवांस के, वरना सही काट दूंगा, समझा? पहले तो एक कॉलर छोड़। हाँ? छोड़। कॉलर छोड़। दोबारा अगर हमारे कॉलर पे हाथ डाला ना तो हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। भगवान ने एक अजीब सा मुंह दिया है ना, उससे बोल की बात है। अरे बाप ने डील कैंसिल कर दी है खेत की, तो थाने में कंप्लेंट करी है कि हमने डील धोखे से करी है उसके साथ। हाँ, पूछ अपने बाप से। अभय सिंह शेखावत अकल घात करने गई है क्या थारी? हाँ? इतना चोखे दाम पर थारे जमीन को हमने बेचा, उल्टा जाके थाने में रिपोर्ट कर दी। सौदा तो गया, ऊपर से हमारी इज्जत भी उतार दी। अपने बाप से बात करने की तमीज ना है तेरा? और थारी हिम्मत हुई कैसे मारे से बिना पूछे मारे खेत बेचने की? छाती पे धर के जाओगे क्या जमीन के? थारे मरने के बाद ना सब कुछ मारा ही तो है। अबे ऐसे बात करेगा अपने बापू साथ से? ऐसी अशुभ बातें बोलते शर्म नहीं आती तने? अशुभ तो इसका पैदा ही होना था। न जाने मारे कौन से बुरे कर्मों का फल है ये। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले हमें, ये जमीन और बाकी का जो कुछ भी मारा है वो खड़ी मेहनत से कमाया हमने, और सिर्फ तेरी अय्याशी की खातिर मैं तुझे इसे बर्बाद न करने दूंगा। अरे 100 कौड़ी के जमीन को ना अच्छे दामों पे बेचा है हमने। हमारा पीठ थपथपाने के बजाय मने कोस रहे हो तुम। अरे मूर्ख, कुछ वक्त के बाद हाईवे निकलने वाला है उन खेतों से होकर। उसके बाद उन्हीं बंजर खेतों का भाव सोने जैसा हो जाएगा, समझा? परेशान हो गया हूं मैं तारी हरकतों से, लेकिन इस बार जो तूने किया है तेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं। लेकिन आगे से जो तूने ऐसा किया तो सच कहता हूं, लात मारकर तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। 1 लाख हो रहा हूं मैं थारा। थारे मरने के बाद ना थारी चिता को आग देने वाला। मने जायदाद से बेदखल करके किसे बनाओगे अपना वार? किसे? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? इनकी लाडली बेटी और दामाद है ना, हिमाली बाई सा और निखिल जमाई सा, उन्हीं के नाम लिखेंगे। हाँ, मैं सब कुछ अपनी बेटी के नाम करके जाऊंगा। इस नालायक छोरे ने मुझे दुख और तकलीफ के सिवा दिया ही क्या? आप शांत हो जाओ सा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे इतना कुछ करने के बाद भी थारे दिमाग में बात ना घुसी कि हमारा रास्ता नहीं काटना है, तो कोई बात ना, अब घुस जाएगी। अबे ये कर रहा है? ये थारे बहू का है, छोड़ दे इन्हें, मत मार इन्हें। छोड़ती हूँ तुझे मेरी कसम। बस सिर्फ और सिर्फ सारी खातिर छोड़ रहा हूँ उसे। अच्छे से समझा देना अपने धनी ने, इनका न केवल और केवल एक ही वारिस है, अभय सिंह शेखावत यानी कि मैं। अगर दोबारा इन्होंने जायदाद से बेदखल करने की बात सोची तो घुटने पे नहीं सीधा सर फोड़ूंगा इसका। जायदाद से बेदखल करेगा। जब रिश्तों पर लालच और स्वार्थ हावी हो जाए तो फिर किसी से भी रिश्तों की मर्यादा के पालन की उम्मीद रखना बेकार है। जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उस पिता पर यूं बेशर्मी से हाथ उठाने वाली औलाद से तो बेऔलाद होना बेहतर है। सन 2009 में गृह मंत्रालय में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2003 से 2007 के बीच दिल्ली और मुंबई में बुजुर्गों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के मामलों में 15% की वृद्धि हुई, और ज्यादातर केसेस में माँ बाप अपने बेटों के साथ रह रहे थे। यह है बेटों को महत्व देने वाले हमारे समाज की कड़वी सच्चाई। मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसा निकलेगा, अरे पैदा होते ही मार देती तुझे। हट गया था दिमाग मारा, हो गई गलती, मन्ने से क्या करूं?
चला जाए यहाँ से। अरे तो शक्ल भी नहीं देखती मैंने। अच्छा ये ले और मन भर के मार ले, मन कर ले हिसाब पूरा बराबर। क्या करूँ, लठ लेके आऊं उसे मारेगी पासा? क्या करूँ, जब मने गुस्सा आवे तो दिमाग बंद हो जाता है, मारा कुछ समझ में ना आता है। ट्रैक्टर से गिरने से इतनी चोट, कहाँ ध्यान रहता है आपका बापू साहब? डॉक्टर कह रहे थे कि अब आप कुछ दिन चल भी ना पाएंगे। बस कर बेटा, बस कर हिमाली, जो हो गया मैं उसको टाल तो नहीं सकता ना। शांत हो जा बेटा। कैसे हैं शेखावत साहब? जी ठीक हूँ। आप कुछ भी कहें शेखावत साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चोट आपको ट्रैक्टर से गिरने पर लगी। बापू साहब, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे बापू साहब? मैं तुझसे क्यों कुछ छुपाऊंगा बेटा, मैं सच बोल रहा हूं बेटा। पक्का? अपने तो 18 साल में सब संभाल लिए थे, खेत जमीन सब, और मैं 30 साल का मुस्टंडा। अगर अपने मन से कुछ भी करना चाहूँ तो हर चीज में टांग जरूर अड़ाते हैं। तू बोल, मैंने गुस्सा ना आवे तो क्या, गुस्सा ना आवे? अरे जरा धीरे बोलिए ना, आप इनसे माफी मांग रहे हैं कि इन्हें डरा रहे हैं? माँ साहब, आप तो इनके गुस्से को जानते हैं ना कि कितना खराब है। ये ऐसा करना नहीं चाहते थे, सच्ची है ना? जी ले, ये वसीयत, सारे परेशानी का हल। मासा, बापू साहब के पास जाओ और बोलो कि सारा सब कुछ मेरे नाम कर दे, उनका भी बोझ उतरे और ये रोज रोज का टट्टा भी खत्म। बेटे के जन्म पर सारे गांव में जश्न मनाया तुमने, सोचा चलो मुक्ति मिल जाएगी, चिता को आग देने वाला आ गया, लेकिन यूं तो जीते जी मारने पे तो लाए। मैंने जायदाद से बेदखल करोगे? हाँ? और एक तरफ हमारी हिमाली है, मत रोइए, मत रोइए। ठीक है। वसीयत के कागज अब इन्हें दिए, इस पर आपके दस्तखत चाहिए उसे। तो तू इसे यहाँ ले, अरे उसे पुलिस में नहीं दे रहा हूँ, इस बात का शुक्र मनाने के बजाय वो आज जब जायदाद तुम्हारे नाम पर है तो ये हाल, कल को सब कुछ उसके नाम पर कर दिया तो तू मार ही डालेगा हम लोग। मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। मतलब कितना मार खाने के बाद भी बुद्धि ना आई बापू साहब ने? पता है आपको, बापू साहब को ऐसा लगे कि अगर उन्होंने कागजों पे दस्तखत कर दिए तो आप उन्हें मार दोगे। जैसे कागजात पे दस्तखत ना करेंगे तो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे वो। आज नहीं तो कल तो मरना ही है, उसके बाद तो सब कुछ मारा ही है। क्या अब हमें उनके मरने का इंतजार करना होगा, है ना? तब मिलेगा हमें अपना 9 लाख का हार। ऐसा भी तो हो सके कि उनकी मौत पहले आ जाए। बापू साहब, मैं आपके लिए दूध और दवाई लाई। तू क्यों आई है? नूतन पटेल वो है ना मंदिर गई हैं, इसलिए मैं आई हूँ। मंदिर नहीं लेना। अब बापू साहब, आपका गुस्सा तो आपके छोरे से है ना, अब इसमें दूध का क्या दोष? चलिए चलिए पी लीजिए ना, उठिए उठिए। ये आपकी दवाई। ये क्या है? अरे छुट्टी पर जाने का टिकट, चलो साइन कर।
ताकि थे भी चैन से रह पाओ और मरे भी चैन से रहने दो। नहीं तो के डरा रहे तुम हमने? ये बुढ़ापे में बच्चों वाले सवाल नहीं लगते बापू। और थारे को और डराने की जरूरत है कि जितना हुआ उतना काफी नहीं है। चलो दस्तखत कर। मैं इन कागजातों पर हरगिज दस्तखत नहीं करूंगा। दस्तखत नहीं करूंगा मैं। अच्छा है। बापू साहब को ये व्हील चेयर से बहुत आराम मिल जाएगा। सीरियसली मतलब मुझे लग रहा है जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। हाँ। सीरियसली विद इन अ मंथ। अब बताओगे भी कि इतनी सारी कोयले जलाई क्यों है? ताकि लोगों को लगे कि कमरे में आग कोयल की वजह से लगी और कोई हम पे शक भी ना करे। आग? अच्छा। और बापू साहब आप तो अमृत पीकर आराम करें, क्योंकि आपके स्वर्ग जाने का बंदोबस्त मैंने कर दिया। चल उठाओ दरवाजा। भाई साहब। अरे तुम दोनों अचानक हटे? हाँ, वो बापू साहब के लिए ये व्हीलचेयर लेकर आए हैं। अपने कमरे में ही है ना? हाँ, कमरे में ही तो होंगे और कहाँ होंगे। लेकिन बापू सारा सो रहे हैं, गहरी नींद में। रात भर खड़ा दर्द रहा है और बोल के सोए हैं कि कोई उठाएगा नहीं। हाँ, एक काम करिए, कुर्सी को मारे को दे दे, मैं दे दूंगा बापू साहब। ठीक है, मैं जरा देख तो लूं एक बार। सो रहे हैं तो देखने की क्या जरूरत है? नींद टूटेगी तो परेशानी हो गई ना। हाँ, तो वो क्या है ना, वो बहुत दर्द में है। चलिए ना हम अंदर जाके बैठते हैं। हाँ चल 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 आए। हाँ आइए भाई साहब, मैं क्या सोच रही थी, बापू साहब के लिए एक नर्स रख लेते हैं। मासा है उनका ख्याल रखने के लिए, मैं हूँ बरखा है। हाँ भाई साहब, पर आप तो पूरे दिन घर पे ना रहो और भाभी सासे और माँ सासे नहीं संभलेंगे बापू साहब। ठीक से चल भी नहीं पा रहे अभी तो बापू साहब। एक मेल नर्स की जरूरत तो है हमें। हाँ हाँ, हिमाली भाई साहब बिल्कुल सही कह रही है, हम रख लेंगे ना। हाँ मासा दिखाई नहीं दे रही। भाभी साहब मासा कहाँ है? वो है ना, अरे माई साहब आप यहाँ पर क्यों बैठे? वहाँ पर बैठिए ना, यहाँ पर है ना पंखे की हवा भी नहीं आती है। आप इस घर के जमाई से बैठिए, वहाँ पे बैठिए। आई ठीक है। मासा गई है मंदिर, कीर्तन है तो आने में उनको शाम हो जाएगी। तो एक काम करो ना, तुम लोग आके कल या बाद में कभी भी आके मासा और बापू के साथ दोनों से साथ में मिल लेना। बात क्या है भाई साहब? आप दोनों कुछ घबराए से लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या, या हमारा आना अच्छा ना लगा? अरे बावली हो गई हो क्या? हम क्यों घबराएंगे, है ना? वो क्या है ना, घर पे बहुत कीड़े हो गए हैं, तो उसने दवाई डालने वाला आ रहा है और वो सोफा वोफा सब हटाना पड़ेगा ना, इसलिए ना हम बहुत परेशान है ना। हाँ तो एक काम करो ना हिमाली, बाद में आके तुम लोग मिल लेना, है ना? कभी भी आ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग शाम को आते हैं। ठीक है तो ठीक है भाई। चलिए वाली यहाँ से क्यों चल, यहाँ से चलिए, यहाँ से पास में पड़ेगा। हाँ तुम्हें भाई साहब और भाभी साहब का बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं लगा? ऐसा लग रहा था जैसे भाई साहब चाहती ना है कि हम बापू साहब से मिले, लेकिन क्यों? निकल, बापू साहब के कमरे से धुआं। कहीं आग?
बापू साहब, बापू साहब, हे भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? बापू साहब, बापू साहब, भाई साहब, बापू साहब के कमरे में आग लग गई और आपको पता भी ना चला। अगर मैं और निखिल सही वक्त पे ना आते तो नहीं पता चला। आग लगी थी? माँ साहब, आग लगी थी पर बापू साहब के कमरे में। बापू साहब, उठो, उठो, बापू साहब। अब कैसा लग रहा है बापू साहब? बापू साहब ठीक तो है ना? हाँ, आप अपने कमरे में सो रहे थे, आपके कमरे में इतनी आग लगी हुई थी फिर भी आपकी नींद ना खुली। आपको क्या हुआ है बापू साहब? मैं कहाँ सो रहा था। हाँ, याद आया। ये बरखा मैंने दूध देने आई थी और फिर हमारी बहस हुई थी अभय के साथ और उसके बाद मैंने चक्कर आने लग गया बेटा। उसके बाद पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। बापू साहब, आप सो नहीं रहे थे? हाँ। क्या आपने भाई साहब को नहीं बोला था कि आपको ना जगाए? ना बेटा। भाई साहब, फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि बापू साहब ने मना किया है उन्हें उठाने से? मामा, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने लगा कि बापू साहब सो रहे हो, बापू साहब की नींद ना टूटे इसीलिए। झूठ मत बोलिए भाई साहब, आप और भाभी साहब नहीं चाहते थे कि हम बापू साहब के कमरे में जाएं। इसीलिए अजीब अजीब बर्ताव कर रहे थे, बार बार हमें यहाँ से जाने को कह रहे थे। क्या बोलना चाहते? साफ बोल। मैं जानना चाहती हूँ कि जिस वक्त बापू साहब के कमरे में आग लगी थी, ठीक उसी वक्त आपने हमें यहाँ से जाने को क्यों बोला? हो क्या रहा है इस घर में भाई साहब? और कहीं इस सब के पीछे जिम्मेदार आप तो नहीं हैं? ये क्या कह रही हो हिमाली भाई साहब? अपने भाई साहब पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? नहीं मालिक, ये बात तूने भी बोली है ना, अगर सारी जगह ये बात कोई और बोलता ना तो जुबान पीट लेता मैं, समझी? अब बस, और सुन, अभी के अभी ना तू हमारे घर से बाहर निकल और दोबारा नए अपनी शकल जो है हमारे को दिखाना मत। चल निकल, चल। चिल्लाने से झूठ सच ना हो जाएगा भाई साहब। अच्छा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आपका बर्ताव मासा और बापू साहब के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। वो दोनों बहुत दुखी हैं। कई बार मैंने जानना चाहा कि बात क्या है, पर वो दोनों बोलते बोलते भी चुप हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है। इससे पहले कि हमारा माथा घूम जाए, जावे की अट्टल से किनारे। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन अकेली ना जाऊंगी। मासा और बापू साहब को अपने साथ लेके जाऊंगी और आप मुझे रोक ना सकोगे। मासा और बापू साहब हमारे साथ क्यों जाएंगे? जाएंगे, इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सही सलामत नहीं है। अच्छा, ये तो क्या कह रही है मालिक? तुम्हारी छोरी है और छोरी के घर में हम कैसे रह सकते हैं? तो क्या कह रही है मालिक? तुम्हारी छोरी है और छोरी के घर में हम कैसे रह सकते हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं माँ साहब? अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो लोग भी मेरे घर पे मेरे साथ ही रहते ना। तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग भी तो मेरे माँ बाप ही है ना। बेटा, अपने घर ले चल मने। अब और नहीं रहना मुझे इस राक्षस के साथ। अपने घर ले चल बेटा, अपने घर ले चल। जी बापू। अरे चलिए बापू साहब, चलिए बापू साहब, आइए। अपना बेटा राक्षस लगने लगा और दूसरे का देवता। तुम तो समझो मासा, जो उनका तबीयत खराब है, उनकी बुद्धि ना काम कर रही, तुम्हारी तो कर रही। मासा, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? कागजों पे दस्तखत भी ना किया बापू साहब ने अब तक। अरे बावड़ी ना बन, जान बच गई अभी के लिए ना, उतना ही काफी। अगर आग वाली बात खुल जाती ना तो जेल जाना पड़ जाता। और जहां तक रही मासा और बापू सा की बात, सदा के लिए तो ना रह पाएंगे चोरी के घर में। वापस आना अठे तो पड़ेगा, तब देख लेंगे। बहुत दर्द हो रहा है बापू साहब।
दर्द तो खड़ा हो रहा है छोरी, पर दिल में मारा अपना छोरा ही मैंने मारने चला था, पर समय पर आकर तूने मुझे बचा लिया बेटा। बेटा कुछ तो बुरे काम किए होंगे ना मैंने, जो आज ये सब देखना पड़ रहा है। जिस छोरी का कन्यादान किया मैंने, आज उसी के ऊपर बोझ बन के पड़ा हूं। ऐसा मत कहिए बाबू साहब, अगर आज आपकी बेटी आपके बेटे का फर्ज निभा रही है तो उस लिहाज से ये भी आपका घर हुआ ना। लेकिन जमाई साहब, लोग क्या कहेंगे? जमाई साहब ठीक कह रहे हैं नूतन, अब से हमारी छोरी ही हमारा छोरा है। समाज क्या कहेगा इस डर से हम आज तक अब है कि हर जुल्मों को बर्दाश्त करते रहे। अच्छा होता उसी दिन उसको पुलिस में दे दिया होता जिस दिन उसने हमारी टांग तोड़ी थी। भाई साहब, अरे नहीं छोरी, अरे बापू साहब तो सीढ़ियों से गिर गए थे। अबे नहीं हमारी टांग तोड़ी थी। इतना घिनौना काम करते भाई साहब को शर्म नहीं आई? मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखाती हूँ। ना हिमाली ना, पुलिस में रिपोर्ट मत लिखा बेटा। हिमाली, मासा और बापू साहब हमारे पास आ गए ना, हम रखेंगे उनका ख्याल। बापू साहब, और कितने दिन रहेंगे छोरी के घर? 3 हफ्ते से भी ज्यादा दिन हो गए यहाँ पर। सारी उम्र तो रह नहीं सकते ना यहाँ। ना नूतन, मैं सड़क पर रह लूंगा लेकिन दोबारा उस घर में पाँव नहीं रखूंगा, चाहे जो खेल हो जाए। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत ना है। यहाँ कोई तकलीफ है आप लोगों को? हाँ मासा? ना बेटा, कोई तकलीफ नहीं। न जाने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे हम लोगों ने, तुझ जैसी बेटी दी भगवान। तो अपने बेटी के घर में बैठ के पाप क्यों कमा रहे हो बापू साहब? कब तक? खमगड़ी ताऊ साहब, आप लोग अचानक यहाँ पधारिए ना। लेकिन भाई साहब, आप यहाँ क्यों आए? थारे से ना मिलने आया, समझी? माता और ये जो बैठा है ना बापू साहब, इनको ले जाने आया, क्योंकि इनको तो कोई फिक्र ना है इनके इज्जत, पर मारे को है। और इन्हीं हरकतों की वजह से पूरा समाज पीठ पीछे के बोल रहा है। तब बोलते हैं कि अभय सिंह शेखावत के माता और बापू साहब छोरी के ससुराल में बैठ के रोटी तोड़ रहे, यहाँ तो सेब कट रहा है। इससे पहले कि पूरा समाज मुंह पे थूके ना, चलो यहाँ से घर चलो। क्या सोच रहे हो? जाके ले चलूं के? हाथ तो लगा कर देख, सिर्फ थारी वजह से हमें घर से निकलना पड़ा। आज हमें वापस ले जाने आया है तो हड़का रहा है, अकल ना आई तने? बापू साहब, आप शांत हो जाइए। अगर आप ना चाहेंगे ना तो किसी की हिम्मत ना आए कि आपको यहाँ से लेके जाए। अभी आपकी छोरी जिंदा है। सुन रहे ताऊ साहब, मैं क्या बोला था मैंने? सारे फसाद की जड़ ये है, सब इसका ही किया धरा है। इसने हमारे बापू साहब और माता को हमारे खिलाफ भड़काया है। देख देख टोपी, सारी बिरादरी में थू थू हो रही है। तू क्यों अपने ही हाथों से अपनी इज्जत सारे समाज में उछाले है? अब बात खाली थारी इज्जत की ना रह गई है, थारे अपनी छोरी के घर में रहने की खबर पूरे गांव में फैल गई है और बटे लोग हमसे सवाल करने लगे हैं। हम अपनी छोरियां के घर में पानी तक ना पीते और तू यहाँ डेरा डाले बैठा। भाई साहब, आपने खबर ना है कि मैं क्यों उठे पड़ा, क्या हुआ है हमारे साथ? हमारे इस छोरे ने लाठी मार मार कर हमारी टांग तोड़ दी और फिर भी जीना भरा तो मैंने जिंदा जलाने की कोशिश की। आज जो मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ अपनी छोरी और जमाई सा की वजह से। इन्होंने हमारी जान बचाई, दोनों एक पांव पर खड़े रहते हैं हमारे लिए, हमारी सेवा की। और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊं क्योंकि समाज चाहे। जो भी हुआ भूपी, लेकिन इसने अपनी गलती का एहसास हो गया, अभी तो तुम्हें लेने आया है, तुम माफ करते इसे। ये आपकी गलतफहमी है भाई साहब, इसे कोई गलती वलती का एहसास ना हो। खाली मैंने इस खातिर लेने आया है कि हमारे साथ साथ हमारी जायदाद भी से जाती है। और सुन तू, आस्तीन के साथ मैंने अपनी वसीयत लिखी, हमारी सारी जायदाद हमारी इस बेटी जमाई साहब में लिखी। बोल, अब ले चलेगा मैंने? क्या बोला तेरे साथ? क्या बोला तेरा? मारे हाथ में लग करेगा तो जिंदा मार दूंगा मैं। चलो समझो, समझा तेरे जोर से मार दूंगा।
सीधा मार दूंगा तुझे। कौन सा? सारी कमाई हमारी मेहनत की, बाप दादा की कमाई हुई दौलत नहीं है हमारे पास, और उस पर अब सिर्फ हमारी बेटी का हाथ है और किसी का नहीं है। अच्छा, अब समझा। तो ये सारा किया धरा थारा है। तूने जायदाद के लिए ही मासा और बापू सा को लाके अपने घर में रखा था। निकल बाहर। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, पर अपना हक लेने आऊंगा जरूर, समझे? ये बात भूलना मत। और थारे को तो आओ सर, चलिए जल्दी चलिए। कितना बड़ा पाप माना जाता है ना बेटी के घर का पानी तक पीना। और यहां तो भूपेंद्र अपने बेटे के अत्याचार से बचने के लिए बेटी के घर पर रह रहा है। जाहिर सी बात है समाज उसे धिक्कारेगा, पर क्यों? क्यों है सोच ऐसी कि आजकल लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं? क्या उनका अपना कोई वजूद नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है? क्या घर खर्च में और घर परिवार बनाने में लड़कियां लड़कों जितना हाथ नहीं बटाती हैं? क्या लड़कियों को लड़कों की तरह माँ बाप ही पाल पोस कर बड़ा नहीं करते हैं? तो फिर अगर शादी के बाद बेटे के साथ माँ बाप रह सकते हैं, बेटी के साथ क्यों नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपना बुढ़ापा किसके साथ बिताना चाहेंगे, बेटे या बेटी के साथ, तो क्या जवाब होगा आपका? खासकर उस परिस्थिति में जहां एक तरफ तो बेहद प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली बेटी हो, और दूसरी तरफ मारने पीटने वाला, उत्पीड़न करने वाला लालची बेटा हो। तकलीफ पहुंचाई है हमारे को। बापू साहब लेटिए। बापू साहब शांत हो जाओ। बापू साहब लेटिए। बापू साहब लेट जाइए। अभी ना चाहेंगे उसके घर, बोल जाएंगे सब कुछ। शांत हो जाओ। बाबू साहब क्या हुआ? तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैं डॉक्टर कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखिए अभय बाबू, कानूनी तौर पे तो कुछ नहीं हो सकता, पर एक ही रास्ता है कि आप कैसे भी बापू साहब को वसीयत में अपना नाम जोड़ने के लिए राजी करें, और ये काम जल्द ही हो जाए। ये जमाई मारे को क्यों फोन कर रहा है? देखो तो सही बात क्या है। क्या बात है, बोलो। क्या? मेरे बापू साहब को क्या हो गया? पता है वो कितना लाड करते थे मुझे, बेटी मानते थे अपनी बेटी। बापू साहब क्यों चले गए हमें छोड़ के? हाँ बोलो बापू साहब देखो कौन आया है। आपका बेटा अभय कितना मानते थे मुझे बापू साहब, मैं अपने से छोड़ के नहीं जाने दूंगा बापू साहब। हमारे बापू साहब यही माली जमाई सारे बार जायदाद के लालच में क्यों किया तूने? ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? सही कह रहा हूँ। तब से एक अनी साजिश थी तुम दोनों की। पहले तुम्हारे बापू साहब को जबरदस्ती अपने घर लेके आए, और उसके बाद मौका सिख के बात किया। इस मिट्टी के बने भाई साहब, इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं आप ऐसे मौके पे। तारी वजह से आया ऐसा मौका, समझी? मैंने बेवकूफ मत बना, और तू तो एकदम चुप है। याद है मतलब मैं आया था आपको और अपने बापू साहब को ले जाने के लिए, और इनका जाने का मन भी था, पर मैंने उनको जाने ना दिया, क्योंकि ना तारी प्लानिंग थी बापू साहब को मार देखी। कम से कम इस वक्त को तमाशा मत कर, शांति से जाने दे अपने बापू साहब। ये बात कर रही हो माता? बिना उनके कातिलों के सजा हुए ना मैं अपने बापू साहब की अपनी उठने ना दूंगा। देखता हूँ क्या रोकता मैंने। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब,
दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। इन लोगों ने जायदाद के लिए हमारे बापू साहब को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब ये सब बकवास है, ये पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। आपको जो कुछ कहना है थाने चल के कहिएगा। लेकिन इनका अंतिम संस्कार तो जब ही होगा जब सच और झूठ का पता लग जाएगा। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन दोनों को थाने लेके चलो। सर हमारी बात तो सुनिए, हमने कुछ नहीं किया है। भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। जीते जी तो बापू साहब को कभी भाई साहब ने चैन से न रहने दिया, और अब मरने के बाद भी सही कहते थे बापू साहब, बहुत ही बदकिस्मत थे वो। तुम्हारे पिता ने अपनी पुरानी वसीयत को बदलकर एक नई वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। और उसके ठीक एक दिन बाद उनकी मौत हो जाती है अचानक। सर बापू साहब ने ऐसा कहा तो था कि वो वसीयत बदलना चाहते, पर मुझे लगा कि भाई साहब से नाराज है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कब अपनी वसीयत बदली मुझे नहीं पता, और ना ही निखिल को पता है। और पोस्टमार्टम में जो जहर उनके शरीर में मिला उसका क्या? बापू साहब के शरीर से जहर मिला? हाँ, जहर जो कि तुम लोगों ने दिया था। क्यों अपने बापू साहब की मिट्टी खराब कर रहा है छोरा? मैं तारे आगे हाथ जोड़ूं, चलकर उनका अंतिम संस्कार कर, ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। मैंने कुछ ना किया है मासी। थारी लाडली छोरी और उसके धनी ने मिट्टी खराब की। उन्होंने बनाया थारे को विधवा, और तू तो ऐसे बात करिए जैसे सब कुछ मैंने किया। अरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर तो भरोसा करो मासा। ससुर जी को आपकी बेटी और जमाई सा ने जहर दिया। अब उनको छुड़ाना और बापू साहब का चोखे से अंतिम संस्कार कराना, वो तो बस आपके ही हाथ में है। हमारे हाथ में? हाँ, थारे हाथ में। मासा सबसे पहले ना हिमालय से इस पे दस्तखत करवाओगे, फिर मैं बापू साहब की चिता को आग देने के लिए तैयार हूँ। तो तू इस कागजों के खातिर अपने बापू साहब का अंतिम संस्कार रोक के बैठा था। तो आपको क्या लगा था मासा? भाई साहब ये सारा नाटक बापू साहब की खातिर कर रहे हैं। तू आगे वापस। हाँ मासा, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से बापू साहब के मरने के बाद उनके मुंह में जहर डाला गया, और अब हमें ये भाई साहब बताएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? ये कैसे बताएंगे? क्या बोलना चाहते हो कि बापू साहब के मुंह में जहर मैंने डाला था? नहीं, फिर आपने तो जहर डालने को कहा था। जहर तो भाभी साहब ने डाला। डाला था जहर बरखा। मैंने क्या कर लेगी तो जेल करवाएगी। तो किस चक्कर में? एक मुर्दे को दोबारा मारने के जुर्म में। मारे को थप्पड़ मारा तुमने। मारे पे हाथ उठा तुला। बहुत हुआ था। और जे तूने अब हिमालय पर हाथ उठाने की सोची, मैं भूल जाऊंगा कि तू हिमालय का बड़ा भाई है। मतलब शांति से बापू साहब का अंतिम संस्कार कर, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ठीक, तो सब लोग यही चाहते हो ना कि बापू साहब का अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिलाऊं मैं? तो ठीक, मारी बिना एक शर्त। कहो हिमालय से कि पहले कागजात पे दस्तखत करके सब कुछ हमारे नाम करें जो बापू साहब ने हिस्से दिया है। तू और कितना गिरेगा? अब है अपने बाबू की लाश का सौदा कर रहा है, थोड़ा रोक नहीं सकता था? तो हिमालय बोल, करेगी तू दस्तखत? दस्तखत तो मैं ना करूंगी, पर ये जो घिनौना मजाक आप मेरे बापू साहब के शरीर के साथ कर रहे हैं ना, ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ना बापू साहब की अर्थी को आपके कंधे की जरूरत है, और ना ही उनकी चिता को आपकी अग्नि की। मैं करूंगी अपने बापू साहब का अंतिम संस्कार, और मैं दूंगी उनकी अर्थी को कंधा।
कहना चाहती हूँ कि अपने बापू साहब का अंतिम संस्कार मैं करूंगी। मैं दूंगी उनकी अर्थी को कंधा। ज्यादा समझदार हो गई है क्या? तू देगी अर्थी को कांधा, तू देगी मुखाग्नि, तू फोड़ेगी मटकी, के सारे समाज के खिलाफ जावेगी तू। छोरी सब जानते और शास्त्रों में भी ना यही लिखा कि बाप ने मोक्ष तभी मिले है जब उसका बेटा उसका अंतिम संस्कार करे। इसीलिए ना हर कोई भगवान से एक छोरा जरूर मांगे है। छोरी के किए से ना बाप को मोक्ष ना मिले है। हमारे यहाँ लुगाइयाँ शमशान में ना जाया करे और तुम अंतिम संस्कार की बात करे हो। हाँ ताऊ साहब, मैंने ये फैसला कर लिया है कि अपने बापू साहब का अंतिम संस्कार मैं ही करूंगी। ये सीख होगी भाई साहब के लिए और इनके जैसे सभी छोरों के लिए जो अपने माँ बापू के साथ बदसलूकी करें, उनका फायदा उठाए सिर्फ इस घमंड में कि वो छोरे हैं। अब आप ही बताइए, माँ बापू साहब के मोक्ष का द्वार कौन होता है? एक नालायक छोरा या एक लायक छोरी? वो नहीं है बड़ी लायक। क्या कर रही है तू? बावरी हो गया ये क्या? मैं भी कंधा दूंगी। बावरी होगी क्या तू? क्या कर रही है? तुम चुप रहो, छोरी ठीक कह रही है। कल को अपना लड़का नालायक हो गया तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमारे मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार हमारी बेटी ही करेगी। अबे शेखावत, पुलिस को गुमराह करने, झूठी साजिश रचने और अपनी बहन को उसमें फंसाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो। क्या बोल रहा है? सत्य बोलो, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, सत्य है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, सत्य है। संतान के रूप में बेटे की चाहत हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। पुत्र प्राप्ति यज्ञ, पुत्र प्राप्ति औषधियां, दूधो नहाओ पूतो फलो पुत्रवती भव जैसे आशीर्वाद। इतना ही नहीं, शादी से लेकर इंसान की मृत्यु तक हर कर्मकांड में बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या अभय जैसा बेटा इस अधिकार के काबिल है? आज मर्द और औरत की बराबरी के जमाने में आखिर बेटे बेटियों से किस तरह से बेहतर है? बेटा या बेटी होने से कोई बेहतर औलाद नहीं बनता। बेहतर औलाद बना जाता है अपने आचरण, अपने व्यवहार से। जिस तरह से हिमालय बनी, उसने अपने पिता को न सिर्फ उस घर से निकाला जहां उनकी ना तो इज्जत थी ना वो सुरक्षित थे, बल्कि अपनी माँ को भी उस नर्क में अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिताने से रोका। उसकी तारीफ करनी है। अपने अंदर मौजूद भेदभाव की ऐसी किसी भी भावना से बचें। हर उस परंपरा से सावधान रहें जो सिर्फ जन्म या लिंग के आधार पर एक इंसान को दूसरे इंसान से बेहतर बताती है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।